पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि घोटक का सही तद्भव क्या होगा। देखिए घोटक एक तत्सम शब्द है, इसको अगर हम लोग तद्भव में कहेंगे तो घोड़ा कहेंगे, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए कह रहे कि घुटने टेकना ये एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का मतलब क्या होता है, घुटने में दर्द होना नहीं, दुखी होना नहीं, हार मान लेना, है ना साथियों। हार मान लेना जो होगा ये घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ होगा, और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी था तो बिल्कुल सही था। उसके बाद देखिए ठठेरा इस शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, यानी कि ये एक पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग साथियों क्या हो जाएगा, मैं कहूंगा ठठेरिन हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द इसमें से कौन सा है। देखिए ये एक वचन है, लेकिन इसका बहुवचन बन जाएगा क्या, पौधे बन जाएगा। पुस्तक एक वचन, इसका बहुवचन बन जाएगा पुस्तकें बन जाएगा। लेकिन ये एक ऐसा शब्द है कि इसका बहुवचन नहीं बना पाओगे, यानी कि ये हमेशा एक वचन में ही इस्तेमाल होता है। लड़का का भी बहुवचन बन जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध, यानी कि अशुद्ध वर्तनी के बारे में आपको बताना है साथियों, कौन सा अशुद्ध वर्तनी है। देखिए शुश्रूषा यहां पर सही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है शुश्रूषा, जो कि गलत है। सही वर्तनी ये वाली होगी। ये वेशभूषा भी सही है, मनीषा भी सही है, यानी कि अशुद्ध वर्तनी कौन से शब्द की है, ऑप्शन नंबर बी वाले की है, और यही आपका आंसर। तो इस सवाल की अगर बात करें कि किस शासक को कविराज कहा जाता है, तो अगर आपका जवाब समुद्रगुप्त है तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही है। भारत का नेपोलियन भी इसे कहा जाता है, समुद्रगुप्त को, और साथियों कविराज भी को कहा जाता है। उसके बाद देखिए इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हो गई, यानी कि आंसर आपका क्या होगा बताइए। चलिए तो क्या आपका राइट आंसर सातु कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल सही सातु। चौगान पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है, तो साथियों राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता कहा जाता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी, तो इनका नाम साथियों क्या होना चाहिए, गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, जॉर्ज ज्यूले नहीं, व्योमेश चंद्र बनर्जी नहीं, साथियों दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की थी। ये आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र इनमें से कौन सा है। तो पहले समाचार पत्र की अगर हम बात करते हैं तो वो तो बंगाल गजट है, ये पहला समाचार पत्र है, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन किसके द्वारा की गई थी, मैं कहूंगा दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 1875 में की गई थी। उसके बाद देखिए रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, मुझे बताइए। तो क्या देवेंद्रनाथ टैगोर थे, नहीं। आत्माराम पांडुरंग थे, नहीं साथियों। स्वामी विवेकानंद जी जो थे ना, ये रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। अगर मैं साथियों आपसे पूछूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर आप लोग एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए कि साथियों कब हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। उसके बाद देखिए ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कब किया गया था, तो अगर आपका जवाब 1905 है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। अगला देखिए कह रहे कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं को छूता है, तो वो कौन सा राज्य है साथियों, मुझे फटाफट आप लोग बताइए। अगर आपका जवाब उत्तर प्रदेश है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है, यानी कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाओं को छूता है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, फटाफट मुझे बताइए। देखिए पाकिस्तान तो पड़ोसी देश है, बांग्लादेश भी है, भूटान भी है, लेकिन श्रीलंका देश की सीमा की अगर बात करें तो साथियों भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ नहीं लगती, इसलिए आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए मैकमोहन रेखा सीमा रेखा बनाती है, यानी कि मैकमोहन रेखा किसके बीच है, तो भारत के बीच और साथियों चीन के बीच है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, बताइए। तो वर्गीस कुरियन की अगर बात करें, वर्गीस कुरियन को ही साथियों मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम में इनमें से कौन सी नदियां मिलती हैं, तो कौन सी नदियां मिलती हैं साथियों, गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी, इसलिए आपका जवाब जो होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है, मुझे बताइए। तो अगर वूलर झील की बात करते हैं साथियों, वूलर झील ये भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है। अगर मैं आपसे पूछूं साथियों ये किस राज्य में है, मैं आपको बता चुका हूं वूलर झील कहां पर है। अब बारी है आपके कमेंट सेक्शन की कि आपको बताना है कमेंट में कि आखिर वूलर झील किस राज्य में। मैंने आपको कई बार ये सवाल करवाया था, इसलिए आज मैं आपसे पूछ रहा हूं। उसके बाद देखिए
पूछा जा रहा है कि भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत साथियों कब हुई थी, मुझे बताइए। तो क्या 1991 में हुई थी? ये बात आपको याद रखना है, 1991 में ही भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत की गई थी। स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार कहां से लिया गया था, फटाफट मुझे बताइए। तो ये तो साथियों बॉम्बे प्लान से लिया गया था। कहां से स्वतंत्र भारत में योजना बनाने का विचार बॉम्बे प्लान से लिया गया था। निम्नलिखित में से किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्रेडिट कार्ड की अगर बात करते हैं तो क्रेडिट कार्ड को साथियों प्लास्टिक मनी के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे केंद्र सरकार का साहूकार कहा जाता है, आरबीआई को केंद्र सरकार का साहूकार कहा जाता है, इसको कब स्थापना इसकी की गई? तो इसकी स्थापना तो 1 अप्रैल 1935 में की गई। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो जीएसटी के संबंध में इनमें से 3 कथन सही होंगे, वो आपको बताना है। तो केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। भारत ने कनाडा की दोहरी संरचना को चुना है, ये बात भी बिल्कुल सही है। जीएसटी राज्य सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता, ये बात गलत है। और फ्रांस जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश है, ये बात भी सही है। तो कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी वाली बात सही नहीं है। इसलिए आपके सवाल का जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। क्या शिक्षा मंत्री थे, या कानून मंत्री थे, गृह मंत्री थे, या खाद्य मंत्री? तो ये साथियों कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो प्रारंभ में तो साथियों 7 मौलिक अधिकार थे। आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? तो ये कौन सा संविधान संशोधन था? ये 44वां संविधान संशोधन था, जिसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की समस्त कार्यपालिकीय शक्तियां किसमें निहित होती? क्या प्रधानमंत्री में नहीं, मुख्यमंत्री में नहीं साथियों, ये शक्तियां राष्ट्रपति के पास होती हैं। तो राष्ट्रपति आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए आप लोग, कहने कि आवर्त सारणी किसने तैयार की थी, मुझे बताइए। हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन यहां पर लिए गए हैं। तो मेंडलीफ अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आपका जवाब बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो भाई इनमें से किस जीव का रक्त सफेद होता है? तो तिलचट्टा आप लोग याद रखेंगे, तिलचट्टा का जो रक्त होता है वो सफेद कलर का होता है। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, जो मानव में पूर्ण दृष्टिहीनता का कारण बनता है? तो किस विटामिन की कमी से? मैं कहूंगा विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। राइट आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सल्फर की मौजूदगी में होती है, या क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में होती है? मैं कहूंगा इस सवाल का जवाब आपको ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोफिल और सूर्य की रोशनी की मौजूदगी में होती है। आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि कौन से कोशिका अंगक को सामान्यतया कोशिकीय हाउस कीपर कहा जाता है? फटाफट आप लोग मुझे बताइए। चलिए, तो अगर आपका जवाब साथियों लाइसोसोम है तो लाइसोसोम आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोशिकीय हाउस कीपर है ना, तो इसको साथियों लाइसोसोम को ही कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम ये सबसे पहले कब और कहां पर गाया गया? ये गाया तो गया साथियों कलकत्ता में, लेकिन 1886 में नहीं गाया गया बल्कि 1896 में गाया गया। इसलिए आपका जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहे कि मिंजर मेला इनमें से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है? तो मिंजर मेला कहां पर लगता है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, या हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में? मैं कहूंगा हिमाचल प्रदेश में साथियों ये मेला लगता है। इस मेले का नाम है मिंजर मेला। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। कहां पर? ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। राइट आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? फटाफट मुझे बताइए। तो बांदीपुर की जब हम बात करते हैं ये तो कर्नाटक में स्थित है। क्या साथियों कर्नाटक में स्थित है? राइट आंसर आपका डी होगा। और रियाल किस देश की मुद्रा है? तो रियाल की जब आप बात करते हैं साथियों ये ब्राजील की मुद्रा है। ब्राजील आपका जवाब हो जाएगा बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए इटली की मुद्रा इनमें से क्या है? तो इटली की मुद्रा पता साथियों क्या है? यूरो है। क्या इटली की मुद्रा यूरो है? ये आप लोग याद रखें। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो अयोध्या की अगर बात करें तो साथियों ये तो सरयू नदी के तट पर स्थित है। इसलिए सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है?
क्या वाराणसी को, प्रयागराज को, अलीगढ़ को, कानपुर को, मैं कहूंगा कानपुर को साथियों क्या कहा जाता है, राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कहा जाता है। अब उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में है, क्या ये उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ये उत्तर प्रदेश में है साथियों। फतेहपुर सीकरी जो है ना उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद देखिए साथियों एक कप है, इसका नाम है सुल्तान जौहर कप। ये किस खेल से संबंधित है, यानी कि किस खेल में दिया जाता है, तो ये हॉकी के खेल में दिया जाता है सुल्तान जौहर कप। ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला सवाल है कह रहे कि हाल ही में किस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आधिकारिक रूप से बिलियनियर्स की सूची में शामिल हुए। तो साथियों ये किसके, मैं कहूंगा ये गूगल कंपनी के सीईओ हैं और ये आधिकारिक रूप से बिलियनियर्स की सूची में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट नंबर की अगर बात करें, अच्छा यहां पर अगर बात करें साथियों हम लोग, तो अल्फाबेट आईएनएस के सीईओ सुंदर पिचाई अब आधिकारिक रूप से अरबपति क्लब में शामिल हो गए हैं, क्योंकि उनकी कुल संपत्ति 1.1 बिलियन यानी कि 9100 करोड़ के पार पहुंच गई है ना। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे कि हाल ही में जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अधिकर ने कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने पता साथियों कांस्य पदक जीता है, यह सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अधिकर ने एकल टेनिस स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। उसके बाद देखिए हाल ही में आषाढ़ी तिरुवथिरै उत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है, तो ये साथियों तमिलनाडु राज्य में मनाया गया है। तमिलनाडु आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हो चुके हैं, क्या भारत और भूटान के बीच, भारत और मालदीव के बीच, भारत और श्रीलंका के बीच, मैं कहूंगा भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों के 60 साल पूरे हो चुके हैं। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। तो अगर बात करते हैं साथियों यूके की, तो यूके आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने यूके देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। उसके बाद देखिए हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना शुरू किया। तो साथियों भारत ने किस देश के, मैं कहूंगा भारत देश ने साथियों चीन के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना शुरू कर दिया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है करके हाल ही में किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी। तो किस राज्य की बात चल रही है साथियों, राजस्थान की बात चल रही है। राजस्थान राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगी। उसके बाद देखिए करके किस राज्य ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की है। तो ये योजना की अगर बात करें असम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। बिल्कुल सही साथियों, असम आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद अगर यहां पर बात करें कि असम ने बेरोजगारी की समस्या को दूर करने और राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए विदेशी बाजार में रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से असम सरकार ने असम के युवाओं को विदेशी भाषा में प्रशिक्षित करने के लिए एक योजना शुरू की है। वैश्विक मानव प्रतिभा के लिए मुख्यमंत्री की विदेशी भाषा पहल सीएम गजानन नामक दम योजना की घोषणा असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने की है ना। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कह रहे कि किस देश के खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने सभी अंतरराष्ट्रीय फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। तो आप लोग साथियों याद रखेंगे वेस्ट इंडीज के हैं, ये कहां के हैं, वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी, इनका नाम है आंद्रे रसेल और इन्होंने सभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि किस देश ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है। तो अपने देश भारत ने साथियों पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का अपना लक्ष्य हासिल किया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद साथियों देखिए अब यहां पर अगर हम लोग बात करें तो अब साथियों रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे। हमने यहां पर अभी तक साथियों कई सारे विषयों को देख लीजिए, कई सारे सब्जेक्ट को देख लिया, तो अब साथियों आप रीजनिंग के क्वेश्चंस यहां पर देखने जा रहे हैं ना। चलिए तो रीजनिंग का क्वेश्चन है कह रहे कि स्वेटर का जो संबंध ऊन से है वही सिक्के का संबंध क्या होगा। देखिए स्वेटर ऊन से बनता है, तो सिक्के धन से नहीं बनते, राजा से नहीं बनते साथियों, सिक्के जो बनते हैं वो धातु से बनते हैं। तो इसलिए आपका जवाब जो जाएगा वो धातु हो जाएगा, और धातु यानी कि ऑप्शन नंबर डी जिनका आंसर है उनका आंसर साथियों बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब साथियों नंबर सीरीज वाला सवाल है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये समझ लीजिए साथियों हर एक टॉपिक से, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ हो, चाहे मैथ में साथियों जो डीआई होता है ना, डीआई सभी चीजों के यहाँ पर साथियों क्वेश्चन मैंने लिए हैं। चलिए तो इस सवाल की अगर बात करें, देखिए नंबर सीरीज है, कहा जा रहा है आपसे 3 है, उसके बाद साथियों 15 है, उसके बाद 60 है, उसके बाद 180 है। तो अब अगला नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या आ सकता है। देखिए 3 से 15 हुआ, मैं कहूंगा गुणा 5 से की गई है,
15 से 60 हुआ, यहाँ पर गुणा 4 से की गई है। 60 की गुणा अगर 3 से कर दो तो 180 आ जाए, यानी कि अब गुणा 2 से होगी, 5 4 3 2, तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। 180 दूना 360 होता है, तो 360 कौन से ऑप्शन में, सातों ऑप्शन नंबर सी वाले में है। समझ गया सातों ये बात। चलिए उसके बाद देखिए, चलिए सातों अब इस सवाल की अगर बात करें, यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि 6 कवि हैं ए बी सी डी ई एफ, एक घेरे में एक दूसरे के सामने केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, यानी कि एक घेरा होगा और इस घेरे में 6 लोग बैठे, 1 2 3 4 और साथियों 5 और 6, ठीक है ना। चलिए उसके बाद कहा जा रहा है कि ए ई के सामने बैठा है, ठीक है, एफ ई के पास में बैठा है, ठीक है, ए सी के पास में बैठा है, बी डी के ठीक दाईं ओर बैठे। देखिए कंफर्म तरीके से जो लाइन कही गई नहीं वो ये कही गई, इससे पहले कोई लाइन नहीं कही गई सटीकता से। तो डी के ठीक दाएं बैठा है बी, तो डी मान लीजिए आप कहीं पर भी बैठा सकते हो, डी को मान लीजिए यहां बैठा दिया और सभी का मुख केंद्र की तरफ है, तो डी का दायां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी कि यहां पर बी बैठेगी, ठीक है। उसके बाद साथियों क्या कहा जा रहा है, कह रही कि बी के सामने बैठा है सी, तो अगर बी ये है तो बी के सामने ये हो जाएगा, बी के सामने सी बैठा है, तो बी के बाएं पांचवें स्थान पर कौन बैठा होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। अब फिर से एक बार शुरू से पढ़िए, कह रही कि अब देखिए बी डी सी कहां पर है, कहीं पर अगर है तो बहुत अच्छी बात है। ए ई के सामने बैठा है, ठीक है, ई के पास में बैठा है एफ, ठीक है, ए सी के पास में बैठा है, ए जो है ना सी के पास में बैठा है, यानी कि अब ए तो यहां पर ही बैठ सकता है और ए यहां पर ही बैठ सकता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा अगर मान लीजिए ए ई के सामने बैठा है, क्या कहा गया, ए ई के, अगर मान लीजिए ए यहां पर हम बैठालते हैं तो ए जो है ना ए के सामने ई बैठना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता, तो इसलिए ए आपका यहां पर ही हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, तो यहां पर से हम ए को हटा देते हैं, है ना। तो कहा क्या आपसे किया गया था कि ए ई के सामने बैठा है, यानी कि ए यहां पर बैठा है, तो ई साथियों आपका यहां पर बैठ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब 6 में से 5 तो आपने बैठा दिए, बचा कौन है साथियों, ए बी सी डी ई, तो बचा कौन है एफ, यानी कि एफ साथियों यहां पर आपका बैठेगा। तो कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है कि बी के बाएं पांचवा कौन बैठा है, बी का बी ये है, बाया कौन हो जाएगा, 1 2 3 4 5, 5 साथियों कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा पांचवें स्थान पर। तो ई कहां पर है, ई आपका ऑप्शन नंबर डी वाले में है, तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए राइट आंसर आपका साथियों क्या होगा। देखिए आपसे कहा जा रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ज़ॉम्बी को BEIMOJ लिखा जाता है, जेड लिखा जाता है, उसी प्रकार फ्लेक्स को EFLX लिखा जाता है, तो प्रोडक्ट को साथियों क्या लिखा जाएगा, एक बार मुझे बताइए। देखिए जब मैंने इन लेटर्स को देखा और मैंने इन लेटर्स को देखा, फिर इनको देखा, तो मुझे इतना मालूम पड़ा कि इन लेटर्स की मदद से ये वाला चीज बनाई गई है और इन लेटर्स की मदद से ये वाले लेटर्स बनाए गए हैं, यानी कि इन लेटर्स की मदद से ही साथियों हमें आंसर बताना होगा। चलिए तो कैसे क्या हो सकता है, फटाफट आप लोग एक बार साथियों मुझे यहां पर एक बार बता दीजिए। चलिए देखिए Z यहां पर है, Z यहां था यहां कर दिया, O यहां पर है यहां कर दिया, M यहां, मतलब विपरीत क्रम में हो रहा है। देखिए XELF, तो X है ना, अच्छा इधर को X, अब यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है ना। Z सबसे अंत में था, सबसे शुरू में आ गया, फिर O था, अच्छा ऐसे करके है, यहां पर भी नहीं हो पा रहा। देखिए जो रूल इसमें लग रहा है वो यहां पर नहीं हो रहा है। एक काम करिए साथों, ऐसा तो नहीं, एक सेकंड रुकिए, इसको अगर सारे को मैं हटा दूं और नए सिरे से आपको यहां पर बताऊं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इन लेटर्स को एक क्रम से लिखा गया है, जैसे कि इसमें सबसे पहले बी आता है तो बी लिख दिया गया, उसके बाद ई आता है तो ई लिख दिया गया, उसके बाद आई आता है तो आई लिख दिया गया, फिर MOZ आता है तो ऐसे लिख दिया गया। और वही चीज मुझे यहां पर लग रही है, सबसे पहले इसमें ई आता है तो ई लिख दिया गया, फिर सातों एफ आता है, फिर एल और एक्स आता है, तो इसमें भी हमें वही चीज सातों अपनानी यहाँ पर होगी, है ना। अब इसमें से सबसे पहले सी आता है, सी हमने लिख लिया, उसके बाद डी आता है, हमने यहाँ पर डी लिख लिया, उसके बाद ओ आता है तो हमने ओ लिख लिया, उसके बाद साथियों क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, पी हो गया, और फिर आर हो गया, और फिर टी और यू हो गया। तो ये CDOPRTU कहां पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, और ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, CDO है ना और PRTU। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि आपको यहां पर कुल मिला के क्या देखना है और साथियों बताना है, उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई पड़ते हैं। यानी कि सबसे पहले इसमें देखिए, अब यहाँ पर तो TAMA सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखिए R से पहले तो B आएगा, तो ये पहले आ जाएगा, R नहीं, G भी नहीं, L भी नहीं, मैं कहूंगा सबसे पहले ये आएगा, यानी कि 5 नंबर सबसे पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नीचे नंबरिंग दे रखी होगी, है ना।
अच्छा 5 तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी में, तो एग्जाम में अगर सवाल आ जाए तो ये लगा के आगे बढ़ जाना, लेकिन आप यहाँ सीख रहे हैं और मैं सिखा रहा हूं तो इसलिए आप पूरी चीज देखेंगे। अब देखिए ये तो हो चुका है, अब आर पहले आता है, मैं कहूंगा साथियों जी पहले आता है तो ये 2 आ जाएगा, उसके बाद सातों 1 आ जाएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, ये आएगा ना आर ए, आर आई थोड़ी ना आएगा, तो 4 और 3, तो कुल मिला के 521 43 कहां पर लिखा हुआ, बिल्कुल सही 521 43 ऑप्शन नंबर डी में ही लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है साथियों, आप लोगों ने 5 क्वेश्चंस देखे रीजनिंग के, अब लगभग कुछ क्वेश्चन साथियों यहाँ पर मैथ के देख लेंगे, उसके बाद डीआई वगैरह के क्वेश्चंस भी देखेंगे और हिंदी का गद्यांश भी बाकी है, और अंत में हम लोग देख लेंगे साथियों कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के भी कि कैसे आपके पेट एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए तो इसको देखिए, कह रहे सर्दियों के मौसम में एक दुकानदार ने स्वेटर का मूल्य 422 से घटाकर 1264 कर दिया, उसके द्वारा दी गई छूट कितनी, यानी कि कितनी उसको छूट दी गई। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने रुपए की छूट दी गई, तो 1422 में से आपको 1264 घटा देना, आपको पता चल जाएगा कितनी छूट दी गई। 2 में से 4 जाएंगे नहीं, 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, अब ये 1 हो जाएगा, 11 में से 6 जाएगा साथियों कितना 5 बचेगा, ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा 1, यानी कि 158 रुपए की साथियों छूट दी गई। लेकिन इस 158 को प्रतिशत में बदलना है, इसलिए आपको 100 से गुणा करनी पड़ेगी, और 158 रुपए कम हुए हैं, कितने रुपए पर कम हुए हैं, 422 रुपए पर कम हुए हैं, तो 422 आपका ये यहां पर आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से अगर कट करेंगे 2 सत्ते 14, 2 नीम 18, 2 से कट 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इतनी बात क्लियर है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात करें साथियों ये कितना हो जाएगा, ये 7900 हो जाएगा, नीचे आपका कितना आ जाएगा 711 आ जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। देखिए इसको एक काम करिए, एक सेकेंड, इसको मैं अभी हटा देता हूं यहां पर से, और अगर इसकी बात करें साथियों है ना, इस तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं। चलिए तो 711 क्या यहाँ पर आता है, देखिए 711 एकम 711 हो जाएगा है ना, तो यहाँ पर ये आ गया, ये 0 आ गया, और ये क्या आ जाएगा 10 में से 1 जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पर 9 बचेगा, और ये 78 हो जाएगा है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा साथियों 790 यहाँ पर आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फिर से वही 711 एकम 711 यहाँ पर ये आ जाएगा, अब कितना साथियों आ जाएगा 9 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आपका, और 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। अब पॉइंट लगाएंगे और 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे है ना, अब फिर से क्या आ जाएगा 711 एकम 711 आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत, तो ऐसे करके आएगा, यानी कि 11.1 करके आंसर आएगा। तो 11.1 करके आंसर कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, यानी कि 11.11% की छूट दी गई है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, देखिए यानी कि किसी कक्षा में 100 छात्रों के औसत अंक 80 हैं, वरीयता सूची में देखिए किसी कक्षा में 100 छात्रों के औसत अंक, देखिए 100 छात्र हैं, औसत अंक इनके कितने हैं 80 हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि उन 100 बच्चों के कुल मिला के अंक कितने होंगे, तो इन दोनों की गुणा करिए 8000, यानी कि उन सभी 100 के 100 बच्चों के कुल मिला के अंक 8000 हो जाएंगे। उसके बाद कहने के वरीयता सूची में शीर्ष 15 छात्र है ना, वरीयता सूची में शीर्ष 15 छात्र और नीचे से 15 छात्रों के औसत क्रमशः 84 और 74 हैं। ठीक है भाई, शेष छात्रों के औसत कितने अंक होंगे, यानी कि 70 लोगों के आपको बताने कितने होंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां पर एक बात कही गई, वरीयता अगर टॉप से देखें तो 15 छात्रों के क्या साथियों, 15 छात्रों के जो औसत अंक है ना वो 84 हैं, यानी कि अगर आप 15 छात्रों का कुल मिला के योगफल देखना चाहते हैं तो 15 की गुणा 84 से करना है। अच्छा उसके बाद कहने के नीचे से 15 छात्रों के औसत अंक कितने 74 हैं। ठीक है, अब इनकी साथियों गुणा करिए, मैं थोड़ा सा कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूं क्योंकि ये तो बहुत आसान है ना, 15 की गुणा 84 से करना, तो 15 गुणा आपका 84 हो जाएगा, 1260 यहाँ पर आ जाएगा, और अगर 74 की 15 से करें तो 74 गुणा आपका 15 जो होगा वो 1110 आ जाएगा है ना, 1110 आ जाएगा आपका, यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो 30 छात्रों के कुल अंक कितने होंगे, इनको दोनों को जोड़ दीजिए, 1260 को है ना, 1260 को और साथियों 1110 को जोड़ते हैं तो 2370 आता है, 2370 आ गया। तो कुल मिला के यहां पर आपसे पूछा जा रहा है शेष छात्रों के औसत कितने होंगे, यानी कि शेष छात्रों की अगर बात करें तो 70 छात्रों के, क्योंकि ये 100 छात्र थे
है ना। अब अगर इनको हटा दिया जाए तो 70 छात्र बचेंगे, लेकिन 8000 में से हमें ये इतने अंक भी माइनस करना पड़ेंगे। तो सातों अगर हम इनको माइनस करें, 8000 में से अगर हम सातों माइनस करें 2370 अगर माइनस करें तो 5630 आ जाएगा, यानी कि 5630 साथियों आपका जो होगा वो यहां पर आ जाएगा, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं साथियों। चलिए अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। इस जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल होगा, है ना। 7 7 49, 7 8 आपका 56 हो जाएगा, ठीक है। 7 8 आपका क्या आ गया, यहाँ पर 56 आ गया, है ना। और जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट लग के यहाँ पर जीरो बढ़ जाएगा। और 7 3 21, 7 चौक 28 आ जाएगा, पॉइंट लग के 7 चौक 28 आ जाएगा। तो 80.4 करके आंसर आएगा। और 80.4 करके आंसर कहां पर लिखा हुआ है, ये साथों आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए 3 संख्याएं इस प्रकार हैं कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या, सॉरी यहाँ पर कुछ नहीं, पहली संख्या और दूसरी संख्या के योग का अनुपात आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगर मान लेते साथियों, मान लीजिए क्या ये पहली संख्या हो गई, है ना, ऐसे करके मान लीजिए ये पहली संख्या हो गई, और उसके बाद साथियों ये आपकी दूसरी संख्या हो गई, और ये जो हो गई ये तीसरी संख्या हो गई, है ना। अच्छा यहाँ पर एक चीज कही जा रही है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। तो अगर तीसरी संख्या हम 100 मान लेते हैं तो पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है, यानी कि इसको 130 होना चाहिए, है ना, इसको 130 होना चाहिए। और कह रहे हैं कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% कम है। तो 100 से 40% कम क्या होगा, 60 होगा। तो तीनों संख्याएं तो हमें पता चल गई, है ना। अब क्या आपसे पूछा जा रहा है, इनका अनुपात 0 से 0 आपका यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो अगर बात करें अनुपात क्या निकलता है, 13 6 और 10 निकलता है। कहने के पहली संख्या का, है ना, पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग का अनुपात आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। चलिए यानी कि यहां पर मैंने जो ये कट किया, ये मुझे कट नहीं करना चाहिए था, है ना। इसका कुछ मतलब है, कह रहे कि पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या की योग, यानी कि आपको एक तो पहली संख्या ले लेना है, ये 13 ले लेना है, और फिर पहली और दूसरी संख्या का योग ले लेना है, यानी कि इसका पहली और दूसरी संख्या का योग 19 हो जाएगा। तो इनका अनुपात आपसे पूछ रहे हैं, इनका अनुपात तो 13:19 निकलेगा। क्या कहीं ऑप्शन में 13:19 है, या ऐसे लिखा हुआ है 13/9, एक ही बात है, 13:19 कह लो, 13/19 कह लो, एक ही बात है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों इस सवाल को और फटाफट मुझे बताइए आंसर क्या हो। कह रहे कि एक दुकानदार 2 जोड़ी जूते समान मूल्य पर खरीदता है, और उनमें से एक जोड़ी को 15% लाभ पर और दूसरे को 5% की हानि पर बेचता है। यदि उनके विक्रय मूल्यों में अंतर कितना है, 140 का है, तो इस प्रकार पूरे सौदे में लाभ कितना हुआ। देखिए अगर 15% लाभ पर बेचता है, यानी कि 115% में बेचेगा, और दूसरे को 5% की हानि में बेच रहा है, यानी कि साथियों 95% पर बेचेगा, तो इनमें कितना अंतर हुआ, मैं कहूंगा 15 और 5, इनमें 20 का अंतर हुआ, यानी कि 20% अंतर है। लेकिन यहां पर अंतर 140 दे रखा है, यानी कि 20% की वैल्यू 140 है ना। तो कुल मिला के साथियों एक तरीके से बात करें पूरे सौदे में लाभ क्या होगा, तो पूरे सौदे में साथियों देखिए 15 का 5 की हानि हो रही है, 15 का लाभ होता है, तो कुल मिला के साथियों 10% का ही तो लाभ होगा। तो उनको लाभ आपको बताना है कितने, यानी कि 20% की वैल्यू 140 है, तो 10% की वैल्यू क्या होगी, 70 होगी। तो यही तो पूछी जा रही, 10% की वैल्यू क्या होगी, 70 होगी। 70 आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि 3 संख्याएं हैं, 4:3:7 के अनुपात पे, इनका महत्तम समावर्तक अगर 6 है, तो इन संख्याओं के बारे में बताइए कौन कौन सी संख्या होगी। देखिए अगर कभी भी आपको क्या दे रखा हो, साथ HCF दे रखा हो और संख्याओं का आपको अनुपात दे रखा हो, तो उन संख्याओं के अनुपात से HCF की गुणा कराते रहे ना, आपको संख्याएं पता चलती जाएंगी। जैसे कि इनका HCF 6 है, अगर 6 की गुणा 4 से कराओगे तो पहली संख्या पता चलेगी, 6 की गुणा दूसरी संख्या, दूसरे अनुपात से दूसरी संख्या, और फिर तीसरे अनुपात से तो तीसरी संख्या। तो 6 चौक 24 हो जाएगा, ठीक है, 6 तियां 18 हो जाएगा, और 6 सत्ते 42 हो जाएगा। कहेंगे इन संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो इनको साथों योग कर दीजिए, कितना इनका योगफल निकलेगा, 8 2 10, 10 4 14, 14 का 4 हाथ से लगा 1, 5 6 7 8, यानी कि 84 इनका योगफल निकलेगा। 84 कौन से ऑप्शन में है, मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर बी वाले में है।
अब उसके बाद साथियों यहाँ पर आप लोग देख लीजिए डीआई, आपके सेक्शन में साथियों डीआई के क्वेश्चन भी आना है, तो डीआई के क्वेश्चन देख लीजिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन साथियों आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। देखिए और ऐसे ही सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जैसे मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ, है ना। चलिए, यानी कि एक महाविद्यालय में दिए गए 5 वर्षों में, 5 वर्ष 2012 2013, बहुत आराम से समझना है साथियों क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएंगे ना बहुत तेजी से इनको आप कर नहीं पाओगे। तो एक महाविद्यालय में 5 वर्षों में 2012 2013 14 15 और 2016, ठीक है। यानी कि इनमें कला विज्ञान वाणिज्य व्यवसाय, ये कला विज्ञान वाणिज्य व्यवसाय है ना, इन सब्जेक्ट में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाते हैं। जिसके 2012 में कला वर्ग में कितने छात्र थे तो 48, विज्ञान में विज्ञान, अगर मैं आपसे कहूं 2014 में व्यवसाय में कितने छात्र थे तो 2014 में व्यवसाय में 36 छात्र थे। अगर मैं आपसे पूछूं 2015 में विज्ञान में कितने छात्र थे तो 148, ये है यहाँ पर। अब सवाल में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 2012 से 2016 तक क्या, यानी कि 2012 से अगर कहा जाए यहां से 2016 यहां तक क्या पूछा जा रहा है, वाणिज्य के छात्रों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यानी कि वाणिज्य कहां पर है, वाणिज्य आपका ये है, यानी कि इस 148 से जो 168 हो गया है तो इसमें कितने की वृद्धि हुई है, मैं कहूंगा 20 की वृद्धि हुई है, लेकिन कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये पूछा जा रहा है। तो 20 की वृद्धि हुई है, 148 से 20 बढ़े हैं, 148 से 168 हुए तो 20 तो बढ़े, 148 से बढ़े, तो इनको आपको कैलकुलेट करना है। 2 से कट करेंगे 50 आएगा, 2 से कट करेंगे 74 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 7 25 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 2 3 6 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। ये आपका 25 दूना 50 यानी कि 500/37 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो इसको साथों आप कैलकुलेट कर लो, ये आपका 500 आ गया, ये आपका 37 आ गया, 37 से कम 37 हो जाएगा, कितना बचेगा 13 यानी कि 130 बचेगा। अब देखिए कितना 37 की किससे गुणा कराए मुझे बताइए एक बार, 37 की गुणा किससे करें, अगर हम 3 से कराते हैं साथियों, है ना, 3 से कराते हैं तो 3 सत्ते 21 आपका हो जाएगा और 3 3 9 11 यानी कि 111 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। चलिए फिर से देखिए एक बार, 3 सत्ते 21, 3 3 9 बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अब अगर बात करें तो यहाँ पर कितने 19 बच जाएंगे, अब पॉइंट लगेगा यहाँ पर और 0 बढ़ेगा। अब 37 की गुणा करिए कि 190 के साथ वो आसपास आ जाए तो 37 पंजे कितने होते हैं मेरे ख्याल से 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, 3 पंजे 15, है ना, 15 और 18 हो जाएगा 185, यानी कि अब यहाँ पर आ जाएगा पंजे, है ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 185 आएगा। लगभग लगभग जो आंसर आएगा वो 13.5 के आसपास आएगा। देखिए 13.5 कहीं पर लिखा हुआ है, बिल्कुल साथियों 13.5 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। अब साथियों यहाँ पर हम लोग गद्यांश देख लेते हैं ना, गद्यांश देख लेते हैं और उससे संबंधित 5 सवाल भी हम लोग यहाँ पर देख लेंगे। चलिए तो देखिए कह रहे कि आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस को पढ़ लेते, क्या आखिर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। चलिए पहला सवाल है, कह रहे कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ, तो ये गद्यांश में से आपको पढ़ के बताना है। श्रुति धर्म का क्या अर्थ होता है, ये आपको गद्यांश में से बताना है। स्वच्छंद में कौन सी संधि है या घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। उसके अलावा महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था क्या थी। तो ये वाले 2 क्वेश्चन तो हम ऐसे ही बता सकते हैं, लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखेंगे कि श्रुति धर्म का क्या अर्थ है और महावीर स्वामी का जन्म कहां पर हुआ था, इन 2 बातों के सवाल आप लोग मेन तरीके से देखेंगे। तो आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, यहाँ के वहां, यहाँ से वहां घूमते रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुंचे थे। यदि घुमक्कड़ी का बाना उन्होंने ना धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज ना होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, महावीर स्वामी घुमक्कड़ थे। वर्षा ऋतु के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहकर रहना बुद्ध के वंश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया था। तो एक सवाल आपसे पूछा जा रहा था कि महात्मा बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया था, तो उस समय उनकी एज वगैरह पूछी जा रही थी क्या, देखिए जरा कुछ। हाँ, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी, तो 35 वर्ष की अवस्था थी। इसका आंसर हो चुका है, चलिए बता दिया मैंने। अब और उसके आगे का देखिए, और देखिए क्या पूछा जा रहा है। चलिए बुद्धत्व प्राप्त किया 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक उनकी मृत्यु हुई। 45 वर्ष तक वे निरंतर घूमते रहे, वे अपने आपको समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाए रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि चरत भिकवे चारिक हे भिक्षुओं घुमक्कड़ी करो। यद्यपि बुद्ध कभी भारत से के बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक धावा मारा। श्रावण में महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए, अब देखिए स्वच्छंद का आपसे शायद संधि विच्छेद पूछी जा रही थी, कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था।
विचरण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया, दिशाओं को उन्होंने अपना अंबर बना लिया, वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग दिया। एक सवाल आपसे पूछा जा रहा था कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो साथियों इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, वैशाली में इनका जन्म हुआ था। ये भी हम लोग देख लेते कहाँ पर है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था साथियों, वैशाली में, तो ये भी हो चुका है। अब बचा क्या, इसका अर्थ पूछा जा रहा है, श्रुति धर्म का अर्थ क्या होता है। चलिए, जीवन पर्यंत घूमते रहे मानव के कल्याण के लिए, मानवों के राह प्रदर्शन के लिए, और शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिकाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका, है ना। चलिए देखिए, यहां पर अगर बात करें तो श्रुति धर्म यहां पर एक शब्द आया है, इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो यहाँ पर इसका मतलब श्रुति धर्म का अर्थ क्या साथियों, जैन धर्म होगा नहीं, बौद्ध धर्म होगा नहीं, वैदिक धर्म से संबंधित हो जाएगा। लास्ट में भी वैदिक धर्म लिखा था, तो यही आपका आंसर होगा। स्वच्छंद में कौन सी संधि है, तो स्वाधन छंद इसमें तो साथियों है ना, स्वच्छंद, स्वच्छ धन छंद की अगर बात करें इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें साथियों मेरे हिसाब से विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि या व्यंजन संधि। तो इसका अगर संधि विच्छेद की अगर हम बात करें तो साथियों स्वाधन छंद हो जाएगा, है ना। और इसकी संधि विच्छेद क्या हो जाएगी साथियों, स्वाधन छंद, और इसमें संधि व्यंजन संधि है। उसके बाद देखिए घुमक्कड़ में प्रत्यय, ये तो साथियों हम ऐसे ही बता सकते हैं कि घुमक्कड़ में प्रत्यय क्या हो जाएगा, बताइए। तो घुमक्कड़ में अक्कड़ साथियों प्रत्यय यहां पर हो जाएगा। ये सवाल का जवाब दे चुके। अब कुछ क्वेश्चन साथियों आप लोग इंग्लिश के भी देख लीजिए, क्योंकि आपके इंग्लिश के भी तो साथियों 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलिए तो अब इसको देखिए और इन क्वेश्चंस के आप लोग आंसर साथियों बताते रहिएगा। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्राइट, ये क्या लिखा हो, मोस्ट एप्रोप्राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि एक वर्ड यहाँ पर आपको दे रखा है, इसका आपको सिनोनिम बताना है। यहाँ पर लिखा हुआ है विली। विली का मतलब साथियों क्या होता है, विली का मतलब होता है चतुर। क्या इसका मतलब होता है, चतुर, यानी कि एक ऐसा मीनिंग आपको जिसका मतलब होता है सातों चतुर। चलिए तो फ्रैंक की अगर बात करें, फ्रैंक मतलब कहते नहीं यार वो बंदा तो बड़ा फ्रैंक है, यानी कि बोल देता जो मन में आए उसके। फ्रेंडली, फ्रेंडली भी सातों चतुर को नहीं कह सकते। क्राफ्टली, क्राफ्टली की जब हम बात करते हैं तो क्राफ्टली मतलब भी सातों क्या होता है, वही चतुर होता है जो विली का मतलब होता है। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा विली की, विली का सातों क्राफ्टी हो जाएगा। उसके बाद देखिए इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, आपको इसमें से एक वर्ड गलत लग रहा होगा, उस गलत वर्ड के बारे में आपको बताना है कौन सा वर्ड गलत है, बताइए। देखिए पैलेस की अगर बात करें, पैलेस की स्पेलिंग बिल्कुल सही है, पैलेस का मतलब होता है साथियों महल। और पेडल की अगर बात करें, पेडल का मतलब क्या होता है साथियों, पेडल कहते हैं साथियों तंग करना, है ना। क्या करना साथियों, तंग करना भी कह सकते हैं हम लोग। पैकेट की, पैकेट नहीं होता साथियों, पैकेट होता है, और पैकेट में ए आएगा, ई नहीं आएगा, तो इस वर्ड की स्पेलिंग गलत थी, गलत थी, तो यही आपका राइट आंसर। पेंट मतलब, पेंट मतलब क्या होता है साथियों, रंगना होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, सिलेक्ट द option that can be used as one word substitution for the given group of words, a place where NTQ are kept, बताइए। चलिए तो म्यूजियम उसको कहा जाएगा साथियों, संग्रहालय उसको कहा जाएगा, इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कह रहे कि ए पर्सन हु इज नॉट एन एक्सपर्ट इन फील्ड ऑफ आर्ट और म्यूजिक, यानी कि एक व्यक्ति है जो निपुण नहीं है साथियों, है ना। किसमें किसमें निपुण नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, किसी भी फील्ड में, आर्ट की, किसी कला की या किसी म्यूजिक वगैरह की फील्ड में साथियों निपुण नहीं है, तो उसको क्या कहा जाएगा, अमेचर कहा जाएगा। अमेचर का मतलब क्या होता है साथियों, अनुभवहीन, यानी कि जिसको अनुभव नहीं है। तो इस प्रकार आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें से आपको बताने कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको सही लग रही है साथियों, बताइए। चलिए कौन से वर्ड की स्पेलिंग सही है। देखिए यहां पर अगर मेटेलिक की अगर बात करें तो यहां पर डबल, एक तरीके से बात करें डबल एल आना चाहिए, METALLIC, है ना। और इसका मतलब क्या होता है, मेटेलिक मतलब धातु कहते हैं। वाइग्रोसली की अगर बात करें साथियों, इसकी स्पेलिंग की अगर बात करें, इसकी स्पेलिंग सही लग रही है। क्रिस्टलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो साथियों Z आता है, S नहीं आता है। कैरिंग की अगर बात करें तो साथियों CARR यहाँ पर आना चाहिए, भी गलत है। तो वर्ड कौन सा इस पे वर्ड सही है, ऑप्शन नंबर बी वाला वर्ड बिल्कुल सही है, और सही है तो। दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।